अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यह 1967 में आया। जान लीजिए अभी हाल में इस एक्ट को संशोधित किया गया और उसको लेकर देश में विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा बड़ा हल्ला मचाया गया है कि यह व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। तो किस बात को लेकर हल्ला मचाया गया और क्या प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैं आपको बता देता हूं। तो जान लीजिए यह देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में लाया गया। यह पूरे देश में लागू है, संपूर्ण भारतवर्ष में। इसके कुछ प्रावधान है जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति, किसी संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकता है। उसकी कुछ गतिविधियों के आधार पर उसे आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ इस कानून के तहत व्यक्ति के कुछ नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एक साथ उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसके तहत हमारे यहाँ राजनीतिक दलों का गठन होता है या बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जो गैर राजनीतिक संघ भी हैं उनका भी गठन होता है। तो यहाँ ये सवाल है कि ये व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करता है, पहली बात। दूसरी बात, यह पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दे देता है, पुलिस को कुछ विशेष अधिकार देता है। क्या है अधिकार? तो पुलिस क्या है कि वो किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या करता है कि 180 दिन तक उसको डिटेंशन में रख सकता है। अर्थात ये 180 दिनों के डिटेंशन में उसे रख सकता है, यानी नजरबंदी, और 30 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसे निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के तहत व्यक्ति के उन अधिकारों को सीमित किया गया है, समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, चूंकि ये देशद्रोह यानी राष्ट्र की अखंडता और एकता का मसला है। तो इसको लेकर संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब इस पर चूंकि ये नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम लोगों में अवेयरनेस आता जाएगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, समाज की विध्वंसक या मानसिकता जो है वो उसमें परिवर्तन होता जाएगा, वैसे वैसे धीरे स्वतः यह एक्ट अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किसी के नागरिक अधिकारों को बहुत दिनों तक आप सीमित नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें हैं, ये बहुत कुछ आगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब आइए, अब मेरा अगला सवाल है, अरे कैसे नीचे जाएगा जी? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी तय की गई है? तो आप लोग को पता होगा कि आज हमारे देश में 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और 2006-07 से वो 1991 से लेकर 2000 या 2004 तक की अवधि को आर्थिक सुधार फेज 1 के नाम से जानते थे। आज आर्थिक सुधार फेज 2 का दौर है और इस दौर में देश के बहुत से क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया जारी है
और उसी का यह परिणाम है कि बीमा क्षेत्र में भी सुधारों को लागू किया जा रहा है। और उसी के तहत पहले जो 49% को सवाल है कि बीमा, इस विधेयक के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा कितनी तय की गई है? तो यह है 49 से बढ़ाकर 74%। 49 से बढ़ाकर 74%। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि 1999 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का क्या हेलो सर 11 नंबर फिर से बता दीजिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ तो ठीक है, क्वेश्चन सब देख रही हो? यस सर। तो क्वेश्चन है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब हम बताए हैं आप लोगों को, अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि देश की किसी कंपनी में या फिर देश की कंपनियों में विदेशी यानी विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना। विदेशी पूंजी अर्थात उस किसी भी कंपनी में विदेशी पूंजी को, विदेशी कंपनियों को एक निश्चित सीमा में स्वामित्व प्रदान करना, इसे डिसइन्वेस्टमेंट या एफडीआई, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बीमा क्षेत्र में जो पहले 49% था, 49% एफडीआई थी, उसे बढ़ाकर 74% किया गया है। ठीक है, अब आते हैं बीमा क्षेत्र में 1999 में इरेडा का गठन किया गया था। इरेडा जिसको बोलते हैं, इसका नाम है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा विकास विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है वो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है, उसका रेगुलेटरी बॉडी है और उसको 1999 में गठित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इरेडा के चेयरमैन जो हैं वो सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। याद रखिएगा, ये करंट में इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र खुंटिया इरेडा के वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। चीन में किस नदी को जांगवो के नाम से जानते हैं? चीन में किस नदी को जांगवो के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है ना, चीन में किस नदी को जांगवो के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जांगवो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमानी जो कैलाश पर्वत में है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वर्तमान में यह क्षेत्र कश्मीर के नियंत्रण में है, या चीन के नियंत्रण में है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहने के पश्चात भारत में और भारत से फिर बांग्लादेश में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी यह 3 देशों में होकर बहती है। अभी हाल ही में चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने को लेकर भारत ने आपत्ति दर्ज करवाया था, या भारत इसको लेकर सशंकित है, तो इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। अब मैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखूंगा। तो इसका उद्गम आप लोग सुन लिए कहां से है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यानी कि यह चीन से जब निकलती है तो भारत के अरुणाचल राज्य में पहली बार प्रवेश करती है। यानी इसका भारत में पदार्पण जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पहली बार होता है, और वहां इसे हम सिहांग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को सिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल से यह असम घाटी में प्रवेश करती है और अरुणाचल से असम घाटी में, और असम घाटी में इस सिहांग में दिहांग और लोहित, दिबांग और लोहित नामक नदियां आकर मिलती है। और अब सिहांग, दिबांग और लोहित तीनों मिलकर, तीनों की सम्मिलित धारा ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और वहां ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक और बात यह बार बार पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का नाम आप लोग जान लीजिए। तो इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी। दिबांग, लोहित और सुबनसिरी। कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता और धनसिरी। कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता और धनसिरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मपुत्र से कि इसको असम का लाइफलाइन कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है असम का लाइफलाइन है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बहुत सी जानकारी है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो और आगे अपने तरफ से भी आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नदी है और इससे सवाल पूछे जाते। चूंकि चीन को लेकर यह मैटर फिर एक बार गर्मा चुका है, तो बांध वाला बात को लेकर, तो ब्रह्मपुत्र को अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर। देखिए ये सवाल स्वेज नहर कहाँ है, क्या है, ये आप लोग पहले भी पढ़े होइएगा, सुने होइएगा। मेरा किसी भी वर्कशॉप में सवाल उठाने का क्या कारण होता है, तो मेरा सबसे बड़ा कारण है समाचार पत्र। समाचार पत्र में मैं जो पढ़ता हूं, तो उसमें कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे। समाचार पत्रों से ही मुझे पता चला कि स्वेज नहर में एक जहाज, एक जलयान फंस गया है, जिससे स्वेज नहर में यात्रा बाधित हो गई है। अब हम उसी समय सोचे कि चलिए आज नोट कर लिए, सवाल आप लोगों के बीच हमको ले जाना है। तो उससे रिलेटेड बात मैं क्या ले जाऊंगा, वो तो समाचार पत्र में आप लोग पढ़ लिए। अब स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, तो आंसर है 1869। यहाँ क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो यह एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया को अफ्रीका से। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर का प्रारंभ हुआ। जान लीजिए जब स्वेज नहर का प्रारंभ हुआ तो यूरोप से एशिया पहुंचने का मार्ग करीब 6000 किलोमीटर कम हो गया। परिणाम स्वरूप एशिया और यूरोप के बीच यह व्यापार का प्रमुख केंद्र मार्ग बन गया। आज भी हिंद अटलांटिक व्यापार में स्वेज नहर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, और 1956 में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आप लोगों को यदि नहीं पता होगा तो मिस्र ने जब 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, इसको लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। और एक बार पुनः लगा था कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ चुका है। वो तो अमेरिका के बीच बचाव का परिणाम था कि अमेरिका ने दोनों पक्षों, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस को संयम से काम करने का सलाह दिया और उनको संयमित किया और मामला शांत हुआ। तो आज स्वेज नहर व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को संपादित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो जान लीजिए इसका आंसर है गोवा। गोवा में 1966 में इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को गोवा में 1966 में स्थापित किया गया था और यह हिंद महासागर
से संबंधित महत्वपूर्ण समुद्रिक विज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए या समझने में के लिए इसके द्वारा पर्याप्त मतलब अनुसंधान होते रहते हैं और किया जाता रहता है। और विशेषकर हिंद महासागर की समुद्री गतिविधियों को समझने का हमें या समझने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और उस पर यह अनुसंधान करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। INS करंज। INS करंज क्या है? यदि आपसे ये कोई सवाल होगा कि INS करंज क्या है, तो सीधे सीधे इसका आंसर होगा कि यह एक नौसैनिक पनडुब्बी है। क्या है? नौसैनिक पनडुब्बी। इसका आंसर क्या है? नौसैनिक पनडुब्बी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। INS करंज एक नौसैनिक पनडुब्बी है, पहली बात। दूसरी बात, इसे भारत के मझगांव डॉक पर विकसित किया गया है। तीसरी बात, भारत इसे विकसित करने में फ्रांस के सहयोग से भारत को इसे विकसित करने में किया है, या भारत ने इसे विकसित किया है, इसमें फ्रांस का भी मदद लिया है भारत के द्वारा, तो ठीक है। और हाल ही में 10 मार्च 2021 को इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ग्राम उजाला ग्राम उजाला ग्राम ग्राम उजाला कार्यक्रम ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो जान लीजिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत 19 मार्च 2021 19 मार्च 2021। मेरा सवाल उठाने का भी कुछ अपना कारण है। ऐसे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। दूसरा एक और मेरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने बिहार में ही किया गया है। बिहार के आरा, पता होगा भोजपुर जिला या आरा जिला है बिहार का। पटना से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पश्चिम जब आप लोग बढ़िएगा पश्चिम की ओर, तो आरा है। उसी आरा में हमारे वहीं के सांसद और अभी के मंत्री माननीय RK सिंह के द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब सवाल यह है कि ये कार्यक्रम है क्या? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम वास्तव में यह देश में या बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का हेतु लॉन्च किया गया है। कैसे? दूसरी बात, यह पावर सेविंग प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। पावर सेविंग प्रोग्राम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे कि एक तरह से यह हमारे क्लाइमेट को बचाने का भी कार्यक्रम है। तो कैसे है देख लीजिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को 10 रुपया में LED बल्ब दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? LED बल्ब। अब LED बल्ब क्यों दिया जाता है? आप भी अपने घरों में LED बल्ब जलाते होंगे। क्यों जलाते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी रोशनी अच्छी होती है। दूसरा, उससे विद्युत की खपत कम होती है। विद्युत की खपत कम होती है। विद्युत खपत कम होने से बिजली बिल कम होता है, इससे हमारे खर्चे में बचत होती है। एक तो कि उसका तुरंत फायदा हमें क्या होता है कि हमारा खर्च जो अर्थात बिजली बिल के रूप में जो हमारा खर्च होता है वो लगभग आधा हो जाता है या 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। दूसरी बात, लॉन्ग टाइम में यदि पूरे देश में इस तरह के पहल यदि बड़े चलाए जाते हैं और यदि वो सफल होता है, तो इससे क्या होता है कि पूरे देश में बिजली कंजप्शन में कमी आती है। और चूंकि बिजली बनाने में किसका उपयोग किया? मुख्य रूप से कोयला। मुख्य रूप से कोयला। और कोयला क्या है?
यदि कोयला से बिजली हम उत्पादित करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है तो उसका परिणाम हम देखिए, हम लोग देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो क्या है, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्या है, ये सब के सब कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती हुई मात्रा का परिणाम है। तो इससे क्या होता है कि हमें, और इसीलिए चूंकि क्वेटे प्रोटोकॉल वगैरह आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, ये सब जो लक्ष्य उसके अंतर्गत जो तय किए गए हैं, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी इसकी भूमिका है। तो इसलिए यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह हमें या हमारे वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन को संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हूती विद्रोही का संबंध किस देश से है? जान लीजिए, आंसर होगा इसका यमन। इसका आंसर क्या होगा? यमन। आप लोगों को पता होना चाहिए, यमन वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया, यमन जो है वर्तमान में मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, यमन की राजधानी का नाम है शाना। यमन की राजधानी का नाम शाना। यमन की सीमा जो है, एक तरफ सऊदी अरब और ओमान, ये दो अरब राष्ट्रों से यमन की सीमा मिलती है, सऊदी अरब और ओमान। अब यहाँ पे मेरा सवाल, हूती विद्रोही चर्चा में रहे हैं क्योंकि हूती विद्रोहियों द्वारा हाल ही में सऊदी अरब के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है और इस आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने के कारण अरब प्रायद्वीप में युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यमन के इन हूती आतंकवादियों को ईरान का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। अर्थात ये मध्य पूर्व में सऊदी अरब और ईरान के बीच वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता को भी दिखाता है, दर्शाता है। मध्य पूर्व में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरे तरफ ईरान। सऊदी अरब सुन्नी गुट का नेतृत्व कर रहा है तो ईरान शिया गुट का, और इन दोनों के बीच यही प्रतिद्वंदिता आपको फिलिस्तीन में, इजराइल में दिखाई पड़ती है, जहां ईरानियों के द्वारा अभी जो हमास के द्वारा इजराइल के खिलाफ जो रॉकेट आगे बदले में इजराइल ने जो कार्रवाई किया था और पुनः एक बार पश्चिम एशिया में संकट उत्पन्न हो गया था। यद्यपि अभी युद्ध विराम है, लेकिन ये मध्य पूर्व में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच जो निरंतर प्रतिद्वंदिता चल रही है, ये उसी का परिणाम है। और हूती विद्रोही भी ईरान द्वारा पोषित हैं, जैसे हमास को या हिजबुल्लाह को, वो भी एक आतंकवादी संगठन है मध्य पूर्व का, उसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 क्या है? तो जान लीजिए, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन वर्चुअल मोड में मार्च में किया गया है। ये जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के विकास एवं संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मार्च 2021 में जो इसका आयोजन किया गया था, इसमें इसका विषय क्या था? बदलती जिंदगियां। बदलती जिंदगियां इसका विषय था और इसका टैगलाइन था जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। टैगलाइन क्या था? जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था की ओर। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें एक जैव अर्थव्यवस्था की ओर बनने में की ओर हमें उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अर्थ पावर 2021 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर है 27 मार्च। 27 मार्च 2021। एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि अर्थ पावर 2021 का आयोजन प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में ही किया जाता है। ठीक है, मार्च के अंतिम सप्ताह में ही प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात,
अर्थ पावर की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से अर्थ पावर की शुरुआत 2007 में हुआ। और क्यों हुआ? तो इसका उद्देश्य है कि यह अर्थ पावर जो है वो व्यक्ति या समुदाय, यानी कि इस पृथ्वी पर या निवास करने वाले सभी व्यक्ति एवं समुदायों को ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी सेव एनर्जी। सेव एनर्जी इसका लक्ष्य है, नारा है। चूंकि ऊर्जा बचत, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि हम या आज इंसान जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है वो सब जितने भी ऊर्जा हैं उन सबों के या उन सबों का ऊर्जा उसको प्रोड्यूस करने में जो है वो उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो कार्बन उत्सर्जन में के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल। ये सब एनर्जी जनरेशन के में या ऊर्जा उत्पादन में आज भी एक प्रमुख घटक हैं। तो सेव एनर्जी एक तरह से हमें क्या करता है, हमारे आने वाले भविष्य को पर्यावरण मुक्त प्रदूषण मुक्त, यानी कि पर्यावरण की तरफ से जो चुनौतियां आज मानव जाति के लिए उत्पन्न हो रही है उन चुनौतियों से निपटने में आपको अर्थ पावर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष अर्थ पावर मार्च के अंतिम वीक में मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मिशन ग्रामोदय का प्रारंभ कब किया गया। मिशन ग्रामोदय देखिए, तो इसका प्रारंभ 18 मार्च 2021, 18 मार्च 2021 को हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई। ये मिशन ग्रामोदय क्या है? तो ये मिशन ग्रामोदय है कि यह गांवों में प्रत्येक व्यक्ति को आवास की सुविधा प्रदान करने पर जोर देता है। क्या देता है? आवास की सुविधा, यानी सभी का घर। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा भी किया है कि 2022 तक सभी को घर का लक्ष्य तय किया है। तो मिशन ग्रामोदय सभी ग्रामीण परिवारों को अपना घर, साथ ही साथ यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना को भी मजबूत करने पर जोर देता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों को वैसी पर्याप्त बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास करना जो एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अर्थात एक तरह से कुछ दिन पहले या हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने एपीजे अब्दुल कलाम ने प्यूरा का कंसेप्ट दिया था। प्यूरा यानी कि गांवों में शहरी सुविधाओं या शहरी अवसंरचना का विकास करना। तो एक तरह से वही प्यूरा का कंसेप्ट यहाँ भी दिखाई पड़ता है, यानी शहरों गांवों में उन सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए जो एक शहर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक लंबा विजन है इसके पीछे। इस पर तो अभी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ठीक है, एंड हुआ। यदि कोई सवाल है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।